अब ये करती क्या है, अगर कोई पूछे कि भाई ये कैम्स करती क्या है, क्या काम है इसका, क्या काम है, तो इसका आरटीए का काम है। अब आरटीए मतलब होता है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट बोलते हैं, ठीक है। अब रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट क्या होता है भाई, तो रजिस्टर लेके बैठता है बेचारा, एक रजिस्टर लेके इस तरह से बैठेगा कि हाँ ये रजिस्टर है मेरे पास में, इसको लेके बैठेगा। उसके बाद में मान लेते हैं किसी ने एसआईपी शुरू की, किसी ने एसआईपी बंद की, किसने किसकी एसआईपी किस डेट को कटनी है, वो सारा लेखा लिखा पढ़ी जितनी भी है ना, सब यही करेगा, आरटीए एजेंट ही करता है। मतलब जो आरटीए होते हैं वही करते हैं। इंडिया में कितने आरटीए हैं, और जैसे मान लो म्यूचुअल फंड किसी को ने विड्रॉ का रिडेम्पशन का डाला, तो वो जो एग्जीक्यूशन होगा, जो भी होगा, वो सारा का सारा काम इसी का है। ये सारा का सारा नोट्स बना के रखेगा, कब किसका निकला, किस टाइम पे निकला, क्यों किस समय एंट्री हुई। मतलब ऐसा समझ लो कि अगर आप इसको अपनी एक रेस्टोरेंट समझ लो, एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, एक रेस्टोरेंट समझते हैं, एक दुकान है, रेस्टोरेंट है, उसके अंदर में हर टेबल पे कुछ ना कुछ खाना खाया जाता है, हर टेबल पे कुछ ना कुछ कोई खाएगा, कोई ज्यादा मंगाता है, कोई कुछ ऑर्डर देता है, कोई कुछ ऑर्डर देता है। तो उस रेस्टोरेंट को हम मान सकते हैं म्यूचुअल फंड, ठीक है। और जो जो उसका लिखा पढ़ी कर रहा है, जो उसका पूरा हिसाब बना रहा है, एक बंदा बैठा रहता है ना, हाँ इस टेबल पे ये गया, इस टेबल पे ये गया, तो इसका बिल इतना बनेगा। तो वो जो अकाउंटेंट है ना, जो लिख रहा है कि कितना कहाँ पे गया, किसने क्या किया, किसने कितना निकाला, किसने कितना खाया, किसका कितना बिल बन रहा है, वो अल्टीमेटली वो आरटीए करता है। आरटीए मतलब कैम्स करता है, ठीक है। और वो रेस्टोरेंट कौन सा है, वो म्यूचुअल फंड है। अगर आपको लगता है ये रेस्टोरेंट में भीड़ आने वाली है, आने वाले समय में ये बहुत अच्छा काम करेगा, इसका काम बढ़ना ही है, इसका काम घटना नहीं है, ये बहुत तेजी से ग्रो करेगा, ये रेस्टोरेंट की में बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है, और इस रेस्टोरेंट की कैपेसिटी है कि ये अच्छा से अच्छा खाना सर्व कर सकती है, तो आपको लगता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है और बहुत तेजी से ग्रो कर सकती है। तो जो अकाउंटेंट वहां पे बैठा हुआ है, जो अकाउंटेंसी कर रहा है, उसका काम तो बढ़ता चला जाएगा ना, और उसको हर अकाउंटिंग के पैसे मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ पैसे उसके खाते में पैसे जा रहे हैं। जितने ज्यादा कस्टमर आएंगे, जितने ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे, उतने ज्यादा उसके पैसा बढ़ते जाता है उनका, ठीक है। तो वो आरटीए एजेंट जो कर रहा है ना काम, वही कैम्स है और वही काम करती है। वो कुछ नहीं करती है, खाता बाही लेके बैठी रहती है, और किसका क्या आया क्या गया, वो सारा का सारा हिसाब किताब वही लिखती है, किसका क्या बना। अब म्यूचुअल फंड वाला जो रेस्टोरेंट वाला है, वो रेस्टोरेंट के ऊपर ध्यान देगा या लिखा पढ़ी के ऊपर ध्यान देगा? वो रेस्टोरेंट के ऊपर ध्यान देगा ना, कि जो उसका म्यूचुअल फंड है, मान लेते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड है, मान लेते हैं एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है, तो वो एचडीएफसी वाला क्या ध्यान देगा कि ये एक एक अकाउंटिंग करें, या फिर ये ध्यान देगा कि उसका जो म्यूचुअल फंड है वो ग्रो करे, उसका रेस्टोरेंट है वो ग्रो करे, ये ध्यान देगा कि अकाउंटेंसी पे ध्यान देगा। तो आरटीए एजेंट जो है वो कैम्स है, और एक और एजेंट है, ऐसा नहीं है कि एक अकेला है, इसके अंदर में के फिनटेक, ये दो ही है, डुओपोली है इसके अंदर में। एक के फिनटेक काम करती है और एक काम करती है आपकी ये कैम्स, ठीक है। और दोनों का काम एक ही है, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो लगभग 70% के आसपास, 60 से 70% आपका कैम्स काम करता है, और के फिनटेक जो अकाउंटेंट है वो लगभग 30% के आसपास काम करता है, 30% उसका मार्केट शेयर है। तो इन दोनों का ही मार्केट शेयर है, और ये लगभग 30% से ऊपर के नेट प्रॉफिट मार्जिन पे काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनकी अकाउंटेंसी बढ़नी चाहिए, या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या आपको क्या लगता है? कोई बताएगा मुझे, आप लोगों को क्या लगता है? और अगर कैमरा ऑन करके बताएंगे तो ज्यादा अच्छा है। सर मेरे हिसाब से तो बहुत ऊपर जानी है। सर हर घर में म्यूचुअल फंड तो इन्वेस्ट होता ही है। अभी है ना, फाइनेंशियल लिटरेसी जाग रही है, ठीक है। इंडिया के अंदर में जो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट है, मेरे ख्याल से पॉपुलेशन का 6 to 7% ही होगा, उससे ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं होगा। और अगर वही यूएसए और में देखा जाए तो 60-70% या 80% के आसपास है। तो हमारे पास जो स्कोप है ना, वो बहुत जबरदस्त है। और ये आज की बात नहीं है, या मैं 2 महीने के हिसाब से या 10 महीने के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ 10 साल 20 साल इस हिसाब से बता रहा हूँ, आने वाले दशक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अगर ग्रो होना है तो फिर कौन ग्रो होगा, समझ रहे हो ना, कौन ग्रो होगा? अब डायरेक्टली तो नहीं है ये म्यूचुअल फंड के अंदर में, लेकिन इनडायरेक्टली उसका हिसाब किताब इसी को रखना पड़ रहा है। तो इनडायरेक्टली ये एक बहुत बड़ा गेम प्लेयर है, समझ रहे हो। तो यही अकाउंटेंसी रखता है, ये वो रेस्टोरेंट का अकाउंटेंट है जो सारा का सारा हिसाब किताब रखता है, हर टेबल का हिसाब किताब रखता है, हर पर्सन का रखता है कि किसने कितना खाया, कितना यूज किया, कितना क्या हुआ, किसके यहाँ से बोतल गई, मान लेते पानी की बोतल गई और वो पानी की बोतल वापस आ गई, तो कब किसने क्या किया, वो सारा का सारा हिसाब किताब इसी के पास है। और इसका हिसाब किताब बढ़ेगा जब, अगर रेस्टोरेंट में अगर आवाजाही बढ़ेगी लोगों की, तो इसमें भी इसकी भी इनकम बढ़ेगी और कंटिन्यूस ग्रोथ होगी। और वही चीज आप देख भी पा रहे होंगे, वही चीज इसके चार्ट के अंदर मैंने इसके फंडामेंटल्स में दिखाई दे रहे हैं। देखो मैं दिखाता हूँ, कैम्स लेते हैं हम, ठीक है। ये कैम्स है, कैम्स के अंदर में आप सेल्स मार्जिन के फिगर देखेंगे हम, और कुछ नहीं देखना, ये सेल्स के फिगर है। तो आप देखो 2019 से लेकर ये कांस्टेंट रही, फिर उसके अंदर धीरे धीरे ग्रोथ आई, और ये ग्रोथ आप देख सकते हैं, ग्रोथ है, कंटिन्यूस ग्रोथ है। और इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन पे ध्यान दीजिए तो 30% के ऊपर काम कर रही है, 30%, 32% के आसपास अभी काम कर रही है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये 30% के पास में थी, और ये कंटिन्यूस यही रही है। इससे पहले 24% थी, 24% और 30% में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 4-6% का ही है। तो ये नेट प्रॉफिट मार्जिन इसकी क्या होगी, आपको क्या लगता है? ये नेट प्रॉफिट मार्जिन जैसे जैसे इसकी सेल्स बढ़ेगी वैसे वैसे ये बढ़ेगा या घटेगा, क्या लगता है आपको? बढ़ेगा सर। क्यों बढ़ेगा? मैं बोलता हूँ नहीं बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, कैसे बोल सकते हो बढ़ेगा भाई? क्योंकि सर कंपटीशन है, कंपटीशन होते तो मार्जिन डिक्रीज होते हैं।
नहीं, इसका बढ़ेगा। ये जो नेट प्रॉफिट मार्जिन वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि इसके फिक्स्ड खर्चे जो है ना वो फिक्स है, एकदम फिक्स है। मतलब 100 रुपया खर्चा होता है 100 रुपया ही होगा। इनका जो सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है बस उसी पे काम होता है, ठीक है ना। अब वो सॉफ्टवेयर पे जो खर्चा 100 रुपया लगता है, अब उसकी सेल्स ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी तो इसका खर्चा जो है ना वो इंक्रीज नहीं करेगा, वो खर्चा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे ग्रो होगी। तो एक तरफ से आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी ग्रोथ दिख रही है, सेल्स में भी ग्रोथ दिख रही है। अगर ये सब कुछ सही होता है तो ये बहुत जबरदस्त काम कर सकती है, ठीक है। करेगी ही ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत हाई है, बहुत हाई है। तो हमें किस पे दाव खेलना चाहिए? ऐसी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाली कंपनी के ऊपर में दाव खेलने में डर है क्या? नो सर। तो ऐसी कंपनी के ऊपर में दाव के लिए जहां आपका डर खत्म हो जाए कि लॉस होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाए। अगर 10 साल के लिए भी इसको होल्ड कर लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिखाई दे रही है, अनटिल एंड अनलेस कुछ ऐसे हो जाए, कुछ ऐसे डिसीजन आ जाए। कहां पे इनको दिक्कत कहां पे आ सकती है बताओ? अगर ये हो जाता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो करती है और सेबी का ये रूल आ जाता है कि जो इनको दे रहे हैं आरटीए को, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट को हम जो कमीशन दे रहे हैं उसको कम कर दो, तो उस समय में दिक्कत आ सकती है। पहला थ्रेट ये है, ऐसा नहीं है थ्रेट एग्जिस्ट ही नहीं करते, थ्रेट तो एग्जिस्ट करेंगे, हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा? इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन जो अभी अच्छी चल रही है उस पर इंपैक्ट आ जाएगा। अब दूसरा क्या है? दूसरा ये है म्यूचुअल फंड जो काम कर रही है वो बोलेंगे कि हमें तो सॉफ्टवेयर ही बनाना है ना, हम बैक एंड पे बनाते हैं। एचडीएफसी वाला बोलेगा हमको सबसे ज्यादा सेल कर रहे हैं, या आईसीआईसीआई वाला बोलेगा हमको सबसे ज्यादा सेल कर रहे हैं, एसबीआई वाला बोलेगा हम सेल कर रहे हैं, हम अपना बैक एंड खुद ही बनाएंगे, हम खुद ही हिसाब किताब रखेंगे सारा का सारा। तो फिर ये इनसे छीन जाएगी, ये सत्ता जो इनकी है वो छीन जाएगी। उस केस में ये हो सकता है, एग्जिस्ट करेगा हमेशा, कुछ ना कुछ इफ्स एंड बट्स तो रहेंगे, लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये होगा? अभी तो नहीं लग रहा है, ठीक है, ऐसा होना नहीं लग रहा है, लेकिन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। तो यहाँ इफ्स एंड बट्स है, इसलिए आपको पूरा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं डालना है, ठीक है, पूरा फुल कॉन्फिडेंस होकर नहीं डाल देना है। लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इतनी जबरदस्त लग रही है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना अगर है तो कर सकते हैं। इसका डिविडेंड यील्ड भी लगभग 2% के आसपास है, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 40% के आसपास है, नेट प्रॉफिट मार्जिन इतनी जबरदस्त है। बैलेंस शीट के अंदर में ध्यान दे तो बोरोइंग है ही नहीं, 112 करोड़ की बोरोइंग थी और लगभग 64 करोड़ की बोरोइंग है, ये कुछ भी नहीं है। अगर हम इसके रिजर्व देखें, 1200 करोड़ का रिजर्व देखें, उसके अगेंस्ट में 64 करोड़ का इसका कुछ भी नहीं है बोरोइंग। ऐसी कंपनी के अंदर में इन्वेस्ट करने से आपका डर खत्म होता है, आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। देखो कॉन्फिडेंस जब तक नहीं रहेगा आप नहीं कमा पाओगे। स्टॉक मार्केट में हल्की सी फ्लक्चुएशन आएगी, हल्का सा नीचे चला जाएगा ना, आप डर के मारे निकल जाओगे। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी चीज है साइकोलॉजी। कोई आपको डरा दे और डरा के आपका माल छीन ले तो आप खत्म हो। आपको डराए, आप डरो नहीं तो फिर आप जिंदा रहोगे। जैसे मेडिसिन में क्या होता है, मेडिकल सेक्टर में क्या होता है, डॉक्टर आपके पास में आता है, बोलता है नहीं नहीं इसका हार्ट का ये करना ही पड़ेगा, हार्ट का ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, हार्ट का बाईपास करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो ये खत्म है। तो आप बोलोगे डर के मारे, आप बोलोगे कर दो फटाफट कर दो। जबकि कई सारे ऐसे होते हैं डॉक्टर जो बोलते हैं अभी जरूरत ही नहीं है। कोई होता है किन्हीं के सर पे टारगेट होते हैं, भैया टारगेट कैसे अचीव करें, तो सबसे पहले सामने वाले को डरा दो कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारा खत्म है। वही सारा का सारा स्टॉक मार्केट का गेम है। आपको डराया नहीं जाएगा तब तक आप माल छोड़ोगे नहीं। आपको डरा दिया जाए ईरान का वार चल रहा है या इसका वार चल रहा है या ऐसा हो रहा है, न्यूज़ चैनल वाले डराएंगे या कोई ना कोई आएगा जो डरा के चला जाएगा। अभी ट्रम्प के ट्वीट्स बड़े चल रहे हैं, ट्रम्प का ट्वीट आ जाता है कि सारा का सारा रिजॉल्व हो चुका है, ऐसा करके वो ट्वीट डाल देता है और जैसे ही वो डालता है वैसे ही क्रूड ऑयल का प्राइस 10% 12% इस तरह से क्रैश कर जाता है। उससे उसके जो जानने पहचानने वाले हैं उन्होंने पोजीशन बना के रखते हैं, 10 मिनट पहले ट्वीट के पहले बना लेते हैं वो पोजीशन, और उसके बाद जैसे ही वो काम होता है वैसे ही क्रूड ऑयल जबरदस्त रूप से गिर जाता है। उसके बाद वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और वहाँ पे नया ट्वीट आता है, 2 घंटे 3 घंटे बाद नया ट्वीट आ जाता है, नहीं ईरान को तो हम छोड़ेंगे नहीं, इस तरह का ट्वीट आ जाता है। ये आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, कई बार ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा चल गया है, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। वो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और लेकिन ये आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर सकती है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत कर सकती है, आपके डर को खत्म कर सकती है। अगर डर खत्म हो गया ना फिर तो कुछ नहीं। और डर किस कारण से आता है मालूम है? सबसे बड़ा डर का कारण एक ही है, चाहे किसी के पास कितने भी पैसे हों, एक ही डर का कारण है, आपका इन्वेस्टमेंट है ना अगर ज्यादा हो गया, हद से ज्यादा हो गया किसी चीज में, क्वांटिटी आप कंट्रोल नहीं कर पाए, तो वहां आपको डर आएगा ही आएगा, और वही आपको लेके भी डूबेगा। सर नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा, इसका एक एग्जांपल एचडीएफसी एएमसी से भी ले सकते हैं। 50% से 65% हो गया विद इन 72% चल रहा है, क्योंकि टीम तो वही है, वही रिसर्च कर रही है, वही बात कर रहे हैं, और एयूम बढ़ता जा रहा है। महेश जी बहुत सही कहा, एकदम सही कहा आपने। ये देखो एकदम परफेक्ट एग्जांपल दिया है। ये मतलब इसका बेनिफिशियरी यही है, देखो आप, इसका बेनिफिशियरी यही है, ठीक है। ये देखो इसकी सेल्स इंक्रीज हुई और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हुई थी। अभी किस कारण से डाउन हुई है? कोई हिचेज होंगे, कुछ ना कुछ हिचेज होंगे, उसके कारण डाउन हो गया होगा, और कुछ नहीं है। सेम टू सेम कोई और एएमसी कंपनी है, निपॉन इंडिया ना हमारा इन्वेस्टमेंट, उसमें देखते हैं, निपॉन इंडिया का इन्वेस्टमेंट हमारा इसके अंदर में देखते हैं, इसमें भी देखो आप, पहले लगभग 28 मतलब 2016-17 में आप 30-32% के आसपास देख रहे हो। ये जो जोन है ना, ये जोन शिफ्ट हो गया यहाँ पे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। अब 100% तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये 60-70% के बीच में ही घूमता रहेगा। तो इसलिए हमें टैक्स तो देना पड़ेगा ना, सरकार टैक्स भी खाती है। टैक्स कितना खाती है? 40% खाती है ये इंडस्ट्री, इनको लगभग 30% के आसपास टैक्स देना पड़ता है। 24% दिख रहा है ना, 24-25% टैक्स ही जाएगा।
बहुत अच्छा महेश जी, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा स्टॉक बोला आपने, बहुत सही बोला, ठीक है। कैम्स बहुत अच्छा लग रहा है। कैम्स में जबरदस्त मूवमेंट की संभावना लग रही है। कैम्स के ऊपर में आप लोग कंसीडर कर सकते हो। एकदम श्योर शॉट टाइप का एज सच मार्केट में श्योर शॉट कुछ बोला नहीं जा सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी मूवमेंट ऑलमोस्ट कंफर्म टाइप की है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है सक्सेस, ठीक है ना। और ये आप याद रखना, मैं जो बताता हूँ तो इमीडिएट मूव कर जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमने बोला है वहां से काफी अच्छा मूव कर चुका है। 770 के आसपास मैंने बोला था अप्रॉक्स, और अभी 836 के आसपास ये लेवल्स पहुंच चुके हैं, और मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यूस मूव करेगा। और इसमें पोटेंशियल बहुत, सेम टू सेम इसमें बात करें तो कैम्स के अंदर में क्या है, कैम्स के अंदर में पोटेंशियल इसका 8000 10000 ये जाने की पोटेंशियल है इसके अंदर, इसमें भयानक पोटेंशियल है। 8000 से 10000 आसानी से जा सकता है आने वाले 10 साल के अंदर में। 10 टाइम्स 12 टाइम्स ऐसा रिटर्न देने की संभावना है इसके अंदर।